नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का प्रारूप कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है 1902, दूसरा 1903, तीसरा 1904, चौथा 1905। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1903 वो सही है। इसका जो प्रारूप था वो ड्राफ्ट था, ये बनकर तैयार हुआ। हम देखेंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन की लंबी श्रृंखला है। उससे पहले सरदार आंदोलन है, यानी अगर आप 1860 से लेके अगर देखें, फिर उसमें बिरसा मुंडा 1890 में जुड़े। तो जो खूंटी क्षेत्र, रांची क्षेत्र है, वहाँ आदिवासी ज़मीन अधिकार से संबंधित बहुत बड़ी आंदोलन की लंबी श्रृंखला हुई और इससे अंग्रेज़ों ने बाद के दिनों में जो है इसे सहमति प्रदान की और या 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के रूप में लागू हुआ और 1892 में जो भारतीय परिषद के तहत गवर्नर जनरल की इससे अनुमति भी प्राप्त हुई, तो इसे वैध अधिकार दिया गया। तो इसका एक दृष्टिकोण यह भी है कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा है वो इन क्षेत्रों में आए, क्योंकि अगर इन क्षेत्रों में भूमि लेने से गैर आदिवासी को अगर ये मना करते तो यहाँ वो आ नहीं पाते और इन क्षेत्रों में वो घुस नहीं पाते। और ये इस समय जो है देखा जा रहा था कि ये बहुत वृद्धि हो रही थी, जो बाहरी लोग थे, सदान थे, इन क्षेत्रों में बस रहे थे। तो इसका एक ये भी दृष्टिकोण है, इतिहासकार ये भी मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो दृष्टिकोण ये कहता है कि ये एक प्रकार से अंग्रेजों का समझौतावादी दृष्टिकोण था, जो कि बिरसा मुंडा ने जिसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1903 है। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? तो पहला 11, दूसरा 19, तीसरा 20, चौथा 25। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 19 अध्याय। कुल इसमें 19 अध्याय एवं 271 धाराएँ हैं। इस प्रकार SPT में 9 अध्याय है और 72 धाराएँ हैं, तो इससे हमें याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 में जिस भूमि को धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है भूगत बुंदक, दूसरा कोरकर, तीसरा कायमी, चौथा अरियत। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कोरकर वो सही है, अर्थात कोड़कर कि अपनी भूमि को जो है उसने कोड़कर चौरस किया हो, खेती योग्य बनाया हो, चौकोर बनाया हो। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि स्थावर शर्त अर्थात जो लगान से भिन्न भूमि की सेवाएं, दूसरा मुंडारी खुटकटीदार अर्थात मुंडारी जो जंगल भूमि को साफ कर जोत का कार्य करे, तीसरा 1875 में CNT 1908 से पूर्व CNT 1875 कानून था, चौथा वर्ष 2016 में CNT 1908 में कुछ परिवर्तन हुए। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है कि 1875 में CNT 1908 से पूर्व CNT 1875 कानून था, क्योंकि इससे पूर्व जो कानून था वो 1869 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था। तो 1908 के जो कानून है CNT का, उसने 1869 को रिप्लेस किया, ना कि 1875 को। तो इस संदर्भ में यह कथन गलत है। बाकी जो स्थावर शब्द की जो परिभाषा लिखी है कि लगान से भिन्न भूमि की जो सेवाएं होती हैं, जो अन्य सेवाएं ली जाती हैं, वो स्थावर शब्द है। दूसरा जो मुंडारी खुटकटीदार की जो परिभाषा लिखी हुई है, इसके अंतर्गत जो मुंडारी जो जंगल भूमि को साफ कर जोत का कार्य करे, अर्थात वो स्वयं से जो मुंडारी व्यक्ति है वो ज़मीन को खेती योग्य बनाता हो और उसके अधिकार में वो रैयत हो। और इसका जो अगला ऑप्शन है कि 2016 में इस पर कुछ परिवर्तन हुए, तो सही है, क्योंकि इसकी जो धारा थी 46, उसमें जो थाना संबंधी मामले थे उसमें परिवर्तन हुआ। फिर धारा 21 में ज़मीन की प्रकृति संबंधित परिवर्तन था। फिर धारा 49 में जो आधारभूत संरचना के लिए जो ज़मीन देनी जानी थी सरकारी प्रयोजन के लिए या PPP मोड के लिए, और एक धारा 71 का जिसमें कि जो मुआवजा संबंधी जो बेदखली है उसको लागू करना था। तो ये 4 संशोधन हुए थे जो सही है। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 की धारा 46 के अनुसार लीज की अधिकतम अवधि कितनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 15 वर्ष, चौथा 20 वर्ष। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष वो सही है। तो 2016 में जो मैंने जिसकी चर्चा की, SAR विशेष जो अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम जो है 1969 का, जो इसकी धारा CNT 71 का के तहत जो है इसमें मुआवजे दिए जाते हैं और इसमें मुकदमे दायर होते हैं, यहाँ इनकी सुनवाई होती है अभियोजन का। तो ऐसे बहुत से मामले हैं कि ज़मीन की
जो बिना रिन्यूअल किए 5 वर्ष की अवधि को पार किए जो है वो हथियार लेते हैं, और इन बातों में इसका जो है निष्पादन होता है। बहुत बार ऐसी चर्चा आती है कि धारा 46 का उल्लंघन बहुत ज़्यादा होता है, इस संबंध में SAR को भी समाप्त कर देना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो 5 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है धारा 139 के अनुसार 100 रुपये तक की वादग्रस्त राशि के लिए उपायुक्त का आदेश अंतिम होगा। दूसरा, 100 रुपये से 5000 रुपये तक के बाद आयुक्त के अभियोजन में होंगे। तीसरा, 5000 रुपये से अधिक के बाद उच्च न्यायालय में अपील होंगे। और चौथा, 10,000 रुपये से अधिक के बाद उच्च न्यायालय में अपील होंगे। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि 10,000 रुपये नहीं है, वो 5,000 रुपया है, तो एक प्रकार से ग्रेडेशन बनाया गया है कि इतना से इतना अगर मामला रहे तो उसको लोकल लेवल में हियर किया जा सकेगा। ऐसे हमें यह जानना है कि इसे जो CNT एक्ट हो और या SPT है, उसे हमारे संविधान की अनुसूची 9 में डाल दिया गया है कि इसको हम न्यायालय में भी इसकी चुनौती हम नहीं दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसकी जो मूल प्रस्तावना है या मूल व्यवहार है इसका, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो मामले आते हैं, इसके भीतर जो मामले आते हैं, उसके लिए हमने एक प्रकार से पिरामिडिकल जो है संरचना का निर्माण किया है, जो कि एक प्रकार से न्यायिक संरचना है। और जो पहले एग्जीक्यूटिव कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं, उसके बाद जो है ओरिजिनल कोर्ट में भी मामले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामले जाते हैं। तो इसका जो असत्य है वो 10,000 रुपये से अधिक। अगला प्रश्न है कि भूमि व्यवस्था में नापे गए क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है खेसरा, दूसरा विहित, तीसरा रकबा, चौथा अलामत। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है रकबा, अर्थात जो नापा गया क्षेत्र। तो इसमें बहुत से जो भूमि संबंधी जो टर्म्स मिलेंगे वो अरबी, फारसी, उर्दू के हैं। अधिकतर उसमें फारसी शब्द हैं, जैसे रैयत हो, अलामत हो, रकबा हो, खेसरा हो, उसके बाद सिकमी हो, कायम सिकमी हो। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, उनसे घबराना नहीं है, तो उनको हमें समझ लेना चाहिए, जो आज भी हमारे खतियान के प्रयोग में आते हैं। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 की किस धारा के अंतर्गत मुंडारी खुटकट्टीदार की परिभाषा दी गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है धारा 2, दूसरा धारा 5, तीसरा धारा 6 और चौथा धारा 8। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है धारा 8, इसके अंतर्गत जो मुंडारी खुटकट्टीदार है वो मुंडारी व्यक्ति है जिसने जंगल साफ करके कृषि योग्य भूमि, जो चौरस करके खेती योग्य भूमि बनाया हो और उसे अर्जित किया। तो जो इसका जोत है, जोत अर्थात जो रैयत जो भूमि को धारित करता है, उसे धारण करता है, वो जोत है, तो उससे एक प्रकार से अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो खुटकट्टीदार है, बार बार ये शब्द आता है क्योंकि जो खूंटी जिला है तो इसी शब्द से बना है, क्योंकि जो इस सामूहिक कृषि की जो परंपरा है वो उस क्षेत्र में आरंभ हुई और वहाँ से बहुत बड़े आंदोलन का निर्माण हुआ और आज हम उसे एक कानून के रूप में देते हैं। तो खूंटी जिला जो है वो खुटकट्टी शब्द से ही आया है। तो इसका जो ऑप्शन है धारा 8 वो सही है। अगला प्रश्न है कि काश्तकारी की सही परिभाषा क्या है। अब इसका जो पहला ऑप्शन है वह रैयत जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि धारण कर उसको लगान दे। दूसरा, वह रैयत जो अपनी भूमि का लगान सरकार को दे। तीसरा, वह रैयत जो लगान ना दे परंतु अपनी भूमि का संविदा करे। और चौथा, वह रैयत जो सरकार से भूमि प्राप्त कर कोई लगान न दे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि वह रैयत जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि का धारण कर उसे लगान दे, क्योंकि ये छोटा नागपुर TNC एक्ट है अर्थात काश्तकारी। तो इसके अंतर्गत जो जमींदार होते थे, जो वास्तविक जो भूस्वामी है वो तो सरकार है, कानून के मुताबिक जो CNT कानून हो या SPT है, जो वास्तविक जो भूस्वामी है वो सरकार को माना गया है। उसके बाद जब जमींदारी व्यवस्था आई तो जमींदार प्रमुख हो गए, वो लगान इनसे लेते थे। ज़मीन हालांकि इनकी ही थी, लेकिन वो व्यवस्था इस प्रकार ख़राब बन गई थी कि ज़मीन का भी जो है दोहन किया गया और बहुत ही उच्च लगान लिया गया और भूमि को धारण करने से भी जो उसके जो सही मालिक थे उसको वंचित कर दिया गया। तो ऐसे में काश्तकारी जो है वो व्यवस्था डेवलप हुई और ये इतने बड़े पैमाने पर डेवलप हुई कि बाद में इसके लिए कानून ही सरकार को बनाना पड़ा, जो कि काश्तकारी था। तो काश्तकारी की जो परिभाषा है कि वह रैयत जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि धारण कर उसे लगान दे, यानी अर्थात उस व्यक्ति को लगान दे। अगला प्रश्न है कि
वर्ष 2019 में CNT 1908 की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है खाका आयोग, दूसरा लुईस मरांडी आयोग, तीसरा पाठक आयोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक देखा जाए तो सरकार ने इसे सशक्त रूप से लागू करने के लिए कोई विशेष आयोग नहीं बनाया ताकि इसकी बातों की समीक्षा हो। हालांकि अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ये काम किए जाते हैं, राज्यपाल भी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं, परंतु इसके लिए कोई ऐसा सटीक ठोस आयोग नहीं है जिसके रिकमेंडेशन को हाल के दिनों में समय के साथ समझा जाए और उससे लागू किया जाए। अगला जो प्रश्न है कि छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे कब हुआ? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो 1869 है, दूसरा 1897 है, तीसरा 1901 है और चौथा 1902 है। तो इसका जो सही उत्तर है 1902 है, जो कि CNT के संदर्भ में ये सर्वे हुआ था और इसमें 1903 में इस सर्वे में रिपोर्ट दी गई और 11 नवंबर 1908 को जो है CNT कानून लागू हुआ। और इसमें हम जो सर्वे देखते हैं वो दो तरीके के हैं, एक कैडेस्ट्रल है और दूसरा ट्रैवरस है। तो ट्रैवरस में पैदल चलकर जो है वो सर्वे किया जाता है और कैडेस्ट्रल में जो है उसका उप विभाजन किया जाता है भूखंड का। तो कई तरह से ये सर्वे किए गए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1902। अगला प्रश्न है कि कोल्हान क्षेत्र में को नॉन रेगुलेशन घोषित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, नॉन रेगुलेशन में अंग्रेज शासन नहीं करते थे। दूसरा, नॉन रेगुलेशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रानी का शासन था। तीसरा, नॉन रेगुलेशन क्षेत्र में स्थानीय शासक का राज था। या चौथा, नॉन रेगुलेशन क्षेत्र में तत्कालीन राष्ट्रीय या उपमहाद्वीप कानून लागू नहीं होते थे। तो इसका जो सही उत्तर है कि नॉन रेगुलेशन जो चौथा ऑप्शन है, जो तत्कालीन राष्ट्रीय उपमहाद्वीप कानून लागू नहीं होता था, अर्थात यह निषिद्ध क्षेत्र था। तो जब पूरे भारत में हम देखें कि पूरे भारत में हमें ये देखने को मिलता है कि जब अंग्रेज यहाँ शासन करने आए तो वो यहाँ के लोगों के जो है भूमि संसाधन हो चाहे अन्य संसाधन हो उस पर कब्जा करना चाहते थे। तो उसे वैध आधार देने के लिए वो प्रशासकीय क्षेत्र का निर्माण करते थे और फिर इसमें जो है तरह तरह के विनियमन लाते थे, रेगुलेशन लाते थे और उसको कई हथकंडों से जो है उसे क्षेत्र घोषित कर वहाँ लगान बलपूर्वक लेते थे। तो इसका नॉन रेगुलेशन जो बनाने के पीछे ये उद्देश्य था कि यहाँ ऐसे निश्चित क्षेत्र बनाया जाए और पूरे भारत के कानून को यहाँ रोका जाए, अर्थात यहाँ जो बाहरी लोगों का प्रवेश है उसको नहीं के बराबर किया जाए। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जब सल्तनत काल है, मुग़ल काल है, उस समय बहुत ही बाहरी लोगों का इन क्षेत्रों में, छोटा नागपुर और कोल्हान क्षेत्रों में जो है प्रवासन देखने को मिलता है। और साथ ही राष्ट्रीय जो आंदोलन की धारा भी हमें देखने को मिलती है। जो राष्ट्रीय आंदोलन की धारा थी वह इन क्षेत्रों में कहीं हो ना जाए, इसलिए भी अंग्रेज़ों ने इसे निश्चित क्षेत्र बनाया ताकि लोग यहाँ संसाधन और ज़मीन ना ले सकें। और आज तक ये कानून बने हुए हैं और उन्हें ऐसा करने से वो समझौतावादी दृष्टिकोण भी दिखाना चाहते थे, ये एक दूसरी संकल्पना थी। तो इतिहास में ऐसे बहुत सी संकल्पनाएं हैं, इतिहासकार आपस में भी इस विचारधारा पर मतभेद भी है, लेकिन हमें सभी विचारधारा को समझना चाहिए। तो 1855 है जो संथाल परगना जो क्षेत्र था ये जिला भी बना और इससे निश्चित क्षेत्र था नॉन रेगुलेशन बनाया गया। और जो इसी प्रकार ठीक जो कोल्हान क्षेत्र था जो 1837 में बना, जो हो जनजाति और कोल जनजाति विद्रोह के बाद और सेरेंसा जनजाति विद्रोह के बाद 1837 में कोल्हान सिंहभूम जिला बना और 1854 में वो CNT के कानून के अनुसार जो है जो बाद में लागू हुआ CNT कानून, माफ़ कीजिएगा, तो 1854 में जो कानून इसे नॉन रेगुलेशन बनाया गया। तो ये दोनों ही क्षेत्र अगर देखे जाए कि 1854 में जो कोल्हान है और 1855 में जो संथाल परगना है, इससे निश्चित क्षेत्र अर्थात नॉन रेगुलेशन बनाया गया। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ जो राष्ट्रीय कानून है वो लागू ना हो पाए। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा कॉर्नवालिस, तीसरा मिंटो फर्स्ट और चौथा मिंटो सेकेंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो मिंटो सेकेंड है। तो मिंटो सेकेंड का जो गवर्नरशिप यहाँ पर जनरलशिप जो है भारत में रहा वो 1905 से 1910 के बीच रहा और इस समय जो है मिंटो सेकेंड के
जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम देखते हैं, इस समय 1909 में जो अधिनियम था काफ़ी चर्चा में था। मिंटो फर्स्ट जो थे वो 1797 में भारत के गवर्नर रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो मिंटो सेकेंड है। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 का मूल नाम क्या था? तो इसका पहला ऑप्शन है बंगाल रेगुलेशन 6, दूसरा बंगाल रेगुलेशन 10, तीसरा बंगाल रेगुलेशन 11 और चौथा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बंगाल रेगुलेशन 6, जो रोमन लिपि में। तो इस प्रकार जो है वो मार्केशन करते थे। स्पीटी का भी जो पुराना नाम था, जो मूल नाम था, वो कुछ और था, तो वो रेगुलेशन के माध्यम से वो संसद में उसे पारित करवाते थे और पारित करने के बाद उसे कानून बनाते थे। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 बनाने में किसकी भूमिका नहीं थी? तो पहला ऑप्शन है हाफमैन, दूसरा लिस्टर, तीसरा हस्ट और चौथा कैमक। तो जो इसका जो चौथा ऑप्शन है कैमक, वो सही होगा क्योंकि उसकी भूमिका इसमें नहीं थी। तो हाफमैन, लिस्टर और हस्ट की भूमिका थी। तो इसके जो मुख्य जो गॉडफादर थे CNT एक्ट के, वो हाफमैन थे, जो जर्मन पादरी थे। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के बाद CNT 1908 को 9वीं अनुसूची में लाया गया? तो पहला ऑप्शन है 61, दूसरा 66, तीसरा 71, चौथा 80। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 66 संशोधन, जो 1990 में लाया गया था, इससे 9वीं अनुसूची में लाया गया। और 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था, जो प्रथम संविधान संशोधन था। वर्तमान में इससे 284 कानून है, यानी अनुच्छेद 31B का पाठ है। और जो 1973 में जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट था केस के संदर्भ में, उसमें ये बात भी की गई कि 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं उसको भी संसद जो है उस पर समीक्षा कर सकती है, उस पर पुनर्विचार हो सकता है। तो इस संदर्भ में हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 की धारा 71 खा के अनुसार यदि कोई भूमि का गलत उपयोग हो तो कितने वर्षों की सज़ा दे? तो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष और चौथा 3 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा 3 वर्ष। तो इस संदर्भ में जो है भूमि की जो है बहुत बड़ी संख्या में गड़बड़ी भी देखने को मिलती है इस प्रकार। तो उसमें जो सज़ा तय की गई वो 3 वर्ष की। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 में दान की गई भूमि का विवरण किस धारा में? तो इसका पहला ऑप्शन है धारा 21, दूसरा धारा 22, तीसरा धारा 45, चौथा धारा 46। तो इसका जो सही उत्तर है वो धारा 46। तो इससे पूर्व के जो हमारे वीडियो में एस्पिरेंट ने कमेंट भी किया कि जो दान की गई भूमि है इस संदर्भ में, जो SPT हो चाहे CNT हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो इसमें समझने के लिए ज़रूरी है कि जो जैसे CNT 1908 में जो धारा 46 है, उसमें जो बात की गई है कि जो कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यदि किसी भूमि को दान में दे, विक्रय करे या उसका विनिमय करे या उसको बिल के रूप में दे, जो जिसको हम वसीयत कहते हैं, प्रस्तुत करे, तो वो उसी अनुसूचित जनजाति यानी उसी ST को ही दिया जाएगा। और उसमें कंडीशन यह है कि जो दान की गई भूमि है, इसको समझ लेना चाहिए हमें अच्छी तरह से, कि वो उसी थाना यानी उसी जो थाना है, पुलिस थाना है, उसी में ही यह लागू होगा। अर्थात जिसको ये दिया गया है वो भी उसी थाने का होना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये बहुत बारीक, इसमें आपस में जो है एक बहुत ही बारीक फ़र्क होता है और इसी के जो फ़र्क का फ़ायदा उठाकर कोर्ट में जो है बहुत गलत तरीके से चीज़ों को रखा जाता है या उसका गलत सहारा लेकर ज़मीन छीना जाता है। तो इसे एकदम स्पष्ट समझ लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत देखा जा रहा है कि जो इस प्रकार की जनजाति ज़मीन है वो हड़पी जाती है। तो इसके लिए जो आरंभ में जो सशक्त कानून थे वो अभी भी लागू हैं, लेकिन कुछ संशोधनों का सहारा लेकर उसे जो है अपकृत्य के रूप में बनाया जाता है। तो जैसा कि एस्पिरेंट ने मुझे इस पर जो है कहा था कि थोड़ा सा इसको विस्तृत समझाएं, तो इस क्वेश्चन के रूप में मैंने उसे थोड़ा सा विस्तृत तरीके से समझाया है। और दूसरी बात है कि देखिएगा कि जो जनजातीय भूमि है वहाँ पर जो दान की गई भूमि है, अब देखिएगा कि महिलाओं को जो है दान की गई भूमि पर अधिकार नहीं, जो उन्हें जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन है वहाँ CNT और SPT कहते हैं उनको अधिकार नहीं। लेकिन बहुत देखने को मिला है कि
जो पुत्र की अयोग्यता में या पुत्र की अनुपस्थिति में अपनी पुत्रियों को भी वो विल दे देते हैं, दान दे देते हैं। तो इसकी भी जो शर्त है, इसके भी जो मानक है, वो भी उसी थाना के अंतर्गत ही लागू होते हैं और उसी जाति समुदाय यानी उसी जनजाति समुदाय के अंतर्गत ही यह लागू होते हैं। किसी भी सूरत में या दूसरे जाति या दूसरे समुदाय पर लागू नहीं हो सकता है। तो इस संदर्भ में 2019 में भी सरकार ने संकल्प लाया था और उसे व्यापक पैमाने पर लागू करने के लिए जो है उसे अधिनियमित करेगी। वर्तमान में कोरोना के समय वो पेंडिंग रह गया है, लेकिन उससे राज्य सरकार जो है इससे कड़ाई से इस प्रकार की चीज़ को लाने का प्रयास करेगी। जो दान की गई भूमि का जो विवरण है वो धारा SPT CNT 1908 की धारा 46 में। अगला प्रश्न है कि किसकी देखरेख में 1862 में भुइंयारी सर्वे हुआ? तो पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा हॉपमैन, तीसरा गैंजर, चौथा राकलदास हल्दर। तो इसका सही उत्तर है राकलदास हल्दर। इसकी भूमिका बहुत अधिक थी। तो जो सर्वे हुआ, चूँकि ज़मीन का सर्वे बहुत ज़रूरी था, तो इसके अंतर्गत जो है इनको जो क्षेत्रीय भौगोलिक जानकारी काफ़ी थी और इनके सहयोग से अंग्रेज जो है ये काम को पूरा किए। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 में काश्तकार वर्ग की विभाजन किस धारा में? जो काश्तकार वर्ग का विभाजन है वो किस धारा में? तो पहला है कि 2 से 3, दूसरा 2 से 4 से 8, तीसरा 9 से 11, चौथा 15 से 20। तो जो दूसरा ऑप्शन है 4 से 8 ये सही है। तो इसके अंतर्गत काश्तकार के कई वर्ग विभाजन दिए गए हैं, उसकी परिभाषाएँ दी गई हैं।